हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2009 सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन दिस, अच्छा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो देखो डेप्रिसिएशन का अगर उर्दू में हम मतलब अगर ढूंढे हैं तो इसका मतलब होता है पुरानुदगी। ठीक है, मतलब जो चीज़ पुरानी हो जाती है हम उसको कहते हैं डेप्रिशिएट होना। ठीक है, यानी कि वक्त के बीतने की वजह से या समय के बीतने की वजह से वो जो चीज़ पुरानी हो जाती है तो इस वजह से हम उसकी जो मतलब उतनी वैल्यू फिर नहीं रहती है। ठीक है, यानी कि अगर वो आपने 2 लाख में ख़रीदी थी और 1 साल के बाद जो है ओबियसली उसकी वैल्यू जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जो है अक्सर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो आप कार्स वगैरह व्हीकल्स वगैरह ख़रीदते हो उसमें हमेशा प्राइसेस जो है वो अप्रिशिएट होती हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस जो है वो अप्रिशिएट हो जाती हैं। लेकिन नॉर्मली बिजनेसेस जो है वो अपनी बिल्डिंग्स का, अपनी मशीनरीज का जो है वो डेप्रिशिएशन निकालते हैं। ठीक है, ये एक एक्सपेंस होता है, ये निकलता रहता है क्योंकि ऑब्वियसली मशीन की भी एक लाइफ होती है और उस लाइफ तक की एक मशीन या कोई भी जो फिक्स्ड एसेट होता है वो चल सकता है, उससे ज़्यादा अरसे तक वो नहीं चल सकता या उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो है उसको जो है डेप्रिशिएट करते रहते हैं। ठीक है, एक दफ़ा वो जो फुली डेप्रिशिएट हो जाता है तो फिर हमारे पास जो है वो स्क्रैप वैल्यू उसकी बचती है, यानी कि जब वो अच्छी तरीके से मतलब पूरा यूटिलाइज कर लिया आपने उसको और अब वो जो है वो यूज़ करने के काबिल नहीं रही वो चीज़, तो आप उसको क्या करते हो, कबाड़ी में बेच देते हो। ठीक है, तो जो कबाड़ी वाला जो उसकी वैल्यू देता है वो आपकी जो है वो स्क्रैप वैल्यू होती है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द डेप्रिसिएशन इज़। इसका जो अपोजिट है वो अप्रिसिएशन है, यानी कि वैल्यू एनहेंस होना। ठीक है, वैल्यू का बढ़ना, वैल्यू का एनहेंसमेंट होना, इसको हम कहते हैं वैल्यू अप्रिसिएशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन. Given the Scholar company purchased a machine for rupees 2,50,000 on January 1st, 2005, having the salvage value, scrap value, residual value, these all are the same. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए ताकि आप जो है उसको मतलब परेशान ना हो जाए कि ये लिखा गया हुआ है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू, सल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, दीज ऑल आर द सेम। ठीक है, मतलब सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। So rupees 25,000 the company uses diminishing balance method. अच्छा, इसमें भी डेप्रिसिएशन में मेथड्स होते हैं। होता है स्ट्रेट लाइन मेथड जो कि काफ़ी कॉमन है, और उसका जो दूसरे नंबर पे जो कॉमन मेथड होता है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है। फिर थर्ड पे आपके पास होता है पर यूनिट्स मेथड, फिर क्या होता है आवर्स मेथड। ठीक है, उसमें आप आवरली डेप्रिशिएट करते हो, जितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो उस हिसाब से डेप्रिशिएट करते हो, या जितने आवर्स जो मशीन आपकी यूज हुई उस हिसाब से डेप्रिशिएट करते हो। डिमिनिशिंग में क्या है, डिमिनिशिंग में आपके पास एक परसेंटेज होती है, भाई इस परसेंट से जो है वो हर साल डेप्रिशिएट होना है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के तहत जो आप डेप्रिशिएट करते हो, जो कि होता है कि मशीन की मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय इट्स लाइफ। ठीक है, और और जो यूनिट्स और आवर्स में होता है उसमें भी सेम यही फॉर्मूला होता है, बस लाइफ की जगह पे आप आवर्स या यूनिट्स लिख लेते हो। तो मतलब फॉर्मूला सेम होता है, खाली जो आपकी डिनोमिनेटर है, जैसे एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर पे आप जो लाइफ की जगह पे आवर्स यूज़ करते हो। अगर आवर्स मेथड से आप कर रहे हो उसको डेप्रिशिएट, और अगर यूनिट्स मेथड से कर रहे हो तो फिर आप जो है यूनिट्स लिखते हो उसके डिनोमिनेटर पे। ठीक है, सो यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड उसने यूज़ किया है, और जो चार्ज 40% पर एनम, 40% हर साल में जो एक मशीन जो है मशीन या कोई भी फिक्स्ड एसेट जो है वो 40% तक डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, सो रिक्वायर्ड कंप्यूट एंड रिकॉर्ड एनुअल डेप्रिसिएशन फ्रॉम 2005 टू 2008। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, हम रिक्वायरमेंट पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने कंप्यूट करना है एनुअल डेप्रिसिएशन 2005 से लेकर 2008 तक का, यानी कि कितने साल का हो, 2005 का 1 साल, 2005 से 2006 2 साल, 6 से 7 3 साल, और 7 से 8 4 साल, यानी 4 साल का हम जो है उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कह रहा है कि टी अकाउंट बनाओ अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन का फ्रॉम द पीरियड 2005 टू 2008। ठीक है, 2005-2008 तक का जो है वो हमने अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट भी बनाना है। फिर लिखा है कि शो पार्शियल यानी कि हाफ। ठीक है, हाफ या थोड़ी उसका पार्ट। ठीक है, पूरे होल का पार्ट, इसको हम बोलेंगे पार्शियल। लिखा है शो पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑन December 31st, 2008। December 31st, 2008 का जो पार्शियल हमने बैलेंस शीट भी कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो चलें, यहाँ पे मेरे पास ये खाली पेज है, तो इसको मैं थोड़ा वीडियो को पोस्ट करके थोड़ा मतलब हेडिंग्स वगैरह डाल लेता हूँ। अच्छा, अब इसका भी फॉर्मूला होता है कि ये कह रहा है कि 40% जो है वो डेप्रिशिएट करना है पर एनम। ठीक है, हर साल में 40% डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो अगर तो पहला फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, फिर पहला फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा
कि जो आप कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मशीन है या किसी भी चीज़ की, मतलब मैंने पढ़ा नहीं गौर से कि हमारे पास मशीन है या क्या है, सॉरी मशीन ही है, ठीक है, ये रहा मशीन लिखा है कि मशीन को हम डेप्रिशिएट करें, जो इसकी प्राइस जो है वो 2,50,000 है, ठीक है। और ये कब परचेज हुई? जनवरी 1, 2005 में, ठीक है। बाज़-औक़ात क्या होता है, बाज़-औक़ात यहाँ पे ये लिखा होता है कि भाई मार्च में जो है ये परचेज हुई है या अप्रैल के महीने में जो है ये परचेज हुई है, ठीक है, RIL होगा, तो अप्रैल के महीने में परचेज होगी। फिर आप क्या करते हो कि फिर आप जो है पूरे साल का नहीं निकालते हो, जितने महीने का हुआ है उतने महीने तक का निकालते हो, ठीक है। तो बहरहाल इसमें यहाँ पे जो हमारे पास ये केस नहीं है, इसमें जो है पूरे साल का ही हम निकालेंगे, क्योंकि जनवरी को ये इन लोगों ने जो है मशीन परचेज की है, ठीक है। तो अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? अब जो कॉस्ट ऑफ मशीन जो होती है, कॉस्ट ऑफ मशीन यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ मशीन को जो है मल्टीप्लाई कर देते हो जो रेट होता है, ठीक है, जैसे कि 40% है, ठीक है। तो रेट जब इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर क्या, फिर दूसरा फॉर्मूला आपके पास कौन सा है यहाँ पे? बुक वैल्यू का, ठीक है। बुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? अच्छा, बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू यानी कि जब पहले साल अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला और फिर आप जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ मशीन में से माइनस करोगे, यानी कि मशीन की जो प्राइस है उसमें से माइनस करोगे, अब कॉस्ट जो आपको पड़ी, ठीक है, कॉस्ट हम बोलते हैं बेसिकली, प्राइस नहीं बोलते। तो प्राइस कॉस्ट में से कॉस्ट में से जो है उसको माइनस करोगे जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपके पास मतलब कॉस्ट जाएगी, मतलब कॉस्ट बन जाएगी जो मशीन की, वो आपकी बुक वैल्यू होगी। यानी कि अगर इन शॉर्ट में सिंपल समझाता हूँ कि अगर आप कॉस्ट ऑफ मशीन में से माइनस कर दें आपका रेट जो निकाला था, रेट निकाल के जो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था उसको माइनस कर दें, तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी उस मशीन की, ठीक है। फिर ये जो बुक वैल्यू है इस साल की, नेक्स्ट ईयर ये आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन बन जाएगी, ठीक है। तो बुक वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है कि जब आप कॉस्ट में से माइनस कर देते हो आपकी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अलाउंस जो है वो जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन, मतलब तमाम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जमा कर दो तो ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बन जाता है, या इसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमें जो है वो इसको कंप्यूट करने में ईजी हो। तो कुछ इस तरीके का आपने ये टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपके एयर्स आएंगी, कॉस्ट ऑफ मशीन यानी जिस ईयर में जो कॉस्ट रही मशीन की, वो रेट के कितने रेट पे आप निकाल रहे हो उस डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यानी किस साल के कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है। और फिर बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू यानी कि जो इस साल की एंड में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगकर जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आपकी बुक वैल्यू होगी, और नेक्स्ट ईयर की, मतलब इस साल की ये बुक वैल्यू है और नेक्स्ट ईयर की जो है ये आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जो है वो 2005 से करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2005, ठीक है। अच्छा, पहले कॉस्ट ऑफ मशीन देख लेते हैं। मशीन हमने कितने में खरीदी थी? मशीन खरीदी थी हमने 2,50,000 में, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी 2005 में हमारी जो मशीन थी वो कितने की थी? 2,50,000 की, ठीक है। अच्छा, इसको कितने परसेंट से डेप्रिशिएट करेंगे? 40% से, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे हमने 40% से डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो इसका 2,50,000 का हम 40% निकालते हैं तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 2,50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 40%। इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 40% से तो आपके पास आ जाएगा उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो पहले साल को जो है वो 40% है, तो कितना ये 1 लाख है। 1 लाख इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो मतलब 2005 का, तो 1 लाख यहाँ पे आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब 2,50,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये बुक वैल्यू जो है वो नेक्स्ट ईयर की आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन होगी, यानी कि 2006 की, ठीक है। तो अगर हम 2,50,000 में से 1 लाख माइनस करें तो आपके पास बचेगा 1,50,000, ठीक है। अच्छा, अब इस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम जो है एक्सीलरेटिंग बैलेंस मेथड भी, आई मीन डेप्रिसिएशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने गलती से बैलेंस मेथड बोल दिया, अच्छा सॉरी। तो इसको हम इस तरह की डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या एक्सीलरेटिंग आई मीन डेप्रिसिएशन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो पहले साल है वो काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो अमाउंट है यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन है वो अगले साल जो है कम होती जाती है, फिर उससे अगले साल और ज़्यादा कम हो जाती है। तो फिर जब कम अमाउंट पे आप जब 40% लगाते हो तो आपकी जो ओवरऑल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कम आता है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी करते जाऊंगा तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, यानी कि पहले साल जो है 1 लाख डेप्रिसिएशन हुआ है, दूसरे साल 1 लाख नहीं होगा, उससे कम ही होगा, और उससे तीसरे साल जो उससे भी ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो यानी कि जब पहले साल काफ़ी अच्छा खासा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता है तो जिसकी वजह से हम जो है उसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो पहले ज़्यादा होता है फिर कम होता जाता है, ठीक है, डिमिनिश होता जाता है। इसको आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ठीक है। सो
लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। फिर आपके पास आ जाता है 2006, ठीक है। अब 2006 में आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन क्या हो जाएगी, ये वाली कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी बुक वैल्यू की, ठीक है। यानी कि 1,50,000 आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन हो गई। अब इसका जो है 40% निकालोगे, ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा आपका। तो 1,50,000 का हम जो है 40% निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 60,000, ठीक है। देखा ये कम होता जा रहा है, ठीक है, ये आस्ते आस्ते और ज़्यादा कम होता जाएगा जिस तरीके से हमारे जो है मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले के मुकाबले कम हो गया, और इसी तरीके से ही कम होता जाएगा, जिसकी वजह से इस मेथड को हम डिमिनिशिंग डेप्रिसिएशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 60,000 रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। 150 में से 60,000 माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो अपना बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, 90,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 90,000। फिर अब ये जो 90,000 है यहाँ की मतलब 2006 की जो है बुक वैल्यू, अब 2007 की जो है ये कॉस्ट ऑफ मशीन हो जाएगी, ठीक है, 90,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 90,000। इसको भी फिर हम 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 90,000 का 40% जो है कितना हो जाएगा, 36,000, ठीक है। तो 36,000 यहाँ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। अब इस 90,000 में से अब 36,000 माइनस करेंगे तो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 90 माइनस 36, तो ये आ गया आपकी बुक वैल्यू जो कि है 54,000। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 54,000, ठीक है। अब ये 54,000 जो है नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट ईयर है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 2008, ठीक है, 2008 तक की बनानी थी। और इसमें जो 40% लगाएंगे, ये जो क्या कहते हैं अपना 54,000 जो है वो अब ये नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ मशीन बन जाएगी, ठीक है। तो अब 54,000 में से मतलब इसका जो है वो 40% निकाल लेते हैं, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा 40%। तो आगे हमारे पास 21,600, ठीक है। तो 21,600 इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना है। अब मैं जो है वो 54,000 में से माइनस कर दूंगा हमारे 21.6, ठीक है, या 21,600। तो ये कितना आपके पास बुक वैल्यू आ रही है, 32,400, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 32,400, ठीक है। अब ये हमारी जो है पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो इसमें हम टिक लगा लेते हैं, पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, टिक लगा लो, ठीक है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, कंस्ट्रक्ट द अलाउंस डेप्रिसिएशन अकाउंट कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 2005 टू 2008, ठीक है। एनईटी अकाउंट बनाना है और उसके बाद हमने पार्शियल बैलेंस शीट भी बनानी। पार्शियल बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे कि खाली मशीन लिखेंगे और मशीन में जो है अलाउंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल के हम जो है उस मशीन की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम टी अकाउंट बना लेते हैं, पहले टी अकाउंट को फॉर्मेट बना लेता हूँ वीडियो को पॉज करके। अच्छा, तो अगर आपको पता हो कि टी अकाउंट कैसे बनाते हैं तो आप ये जो इजीली कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता तो आई एम हियर टू हेल्प, ठीक है। अच्छा, टी अकाउंट बनाने से पहले आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जब भी आप जर्नल एंट्री बनाते हैं तो क्या बनती है कि आप जो है यहाँ पे बल्कि करके बताता हूँ कि आप जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जो है वो डेबिट करते हो और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है वो अलाउंस डेप्रिसिएशन का जो है वो टी अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अब अलाउंस डेप्रिसिएशन किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से, ठीक है। यानी कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। अब ये हर अमाउंट से क्रेडिट होगा, ठीक है। जैसे कि आप पहले अलाउंस डेप्रिसिएशन जो 1 लाख से क्रेडिट होगा, फिर अलाउंस डेप्रिसिएशन 60,000 से क्रेडिट होगा, फिर 36,000 से, फिर 21,600 से, ठीक है, क्रेडिट साइड पे कट किया जाएगा। और यहाँ पे जो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे चूंकि ये अनाउंस डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो रहा है, डेबिट नहीं हो रहा, ठीक है। तो डेबिट साइड पे हम जो है इसको फिल आउट करने के लिए, क्योंकि ये दोनों बैलेंस करनी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे जो है हमारा 2005 में अब लिख लेते हैं 2005 में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से कितने से, 1 लाख रुपीज से, ठीक है। इसी तरीके से 2006 में और 2007 में और 2008 में ये जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से ही क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता गया, और लेकिन डिफरेंट अमाउंट से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, ठीक है। सारी अमाउंट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। 60,000, फिर आपके पास है 36,000, ठीक है। फिर आपके पास है 21,600, ठीक है। और इन सबको यहाँ पे हम जो है वो टोटल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है कैरी फॉरवर्ड कर देंगे पहले साल मतलब 2005 का कर देंगे, ठीक है,
1 लाख, फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे दूसरे ईयर का जो कि 60,000 है, इसी तरीके से तीसरे ईयर का 36,000, फिर चौथे ईयर का 21,600, ठीक है। ये सारे कैरी फॉरवर्ड है हमारे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम टोटल कर देंगे तो फिर ताकि ये दोनों बैलेंस आ जाए, ठीक है। तो चलें इनको कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि इनका टोटल हमारे पास आ जाए। फिर आपके पास 1 लाख, फिर 60,000, फिर आपके पास 36,000, फिर आपके पास 21,600, ठीक है। तो कितना आ गया 2,17,600, ठीक है। तो ये आ गया 2,17,600, ठीक है। यहाँ पे भी हम 2,17,600 रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें जो है पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है, तो उसका भी मैं फॉर्मेट यहाँ पे बना लेता हूँ। अच्छा, बैलेंस शीट में हम सिर्फ एसेट का साइड बनाने वाले हैं, ठीक है। इक्विटी का साइड नहीं बनेगी क्योंकि ये लिखा है पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है, सिर्फ एसेट का साइड बनाने है। और एसेट में भी जो है वो आपने खाली मशीनरी रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस शीट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा वो कर लिया, मैस बना लिया है, ठीक है। ये बैलेंस शीट है। यहाँ पे आपके पास जो है वो एसेट्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो है लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो इस साइड को आप नहीं लिखोगे क्योंकि आपके पास कोई भी डेटा नहीं है लायबिलिटीज और इक्विटीज का, सिर्फ पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है, इनकी सिर्फ मशीन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। मशीन जो हमने कितने में खरीदी थी, मशीन हमने ली थी 2,50,000 में, राइट। और उस पर जो अलाउंस और डेप्रिसिएशन लगेगा, लेस कर देंगे हम उसको अलाउंस और डेप्रिसिएशन से, जो कि कितना है आपके पास 2,17,600, ठीक है। तो ये लग के कितना आपके पास बन जाएगा, हम देख लेते हैं यहाँ पे 2,50,000 माइनस 270.6, तो कितना हो गया आपके पास 32,400, ठीक है। आपका जो यहाँ पे वैल्यू आनी है जो कि 32,400 है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम होगी आपके लास्ट ईयर के बुक वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो 32,400 और यहाँ पे 32,400 है। और इसी के साथ ये हमारी जो है वो दूसरी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है, और तीसरी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।